Class 11th, Chapter number 1, Constitution, Why and How. So hello everyone, well this is Pooja and I heartily welcome you all in my YouTube channel The Wings of Brain. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. सो ये क्लास 11 की सीरीज़ इस चैनल पे शुरू हुई है. इस चैनल पे हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं. सो इफ़ यू नॉट हैव सब्सक्राइब द चैनल तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें इस चैनल पे क्लास 11 की वीडियोस मिलने वाली है. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट तुम देखोगे कि तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो संविधान है उसकी ज़रूरत क्यों है और किस लिए है. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसको हम कुछ बुलेट पॉइंट्स में समझेंगे. तो सबसे पहले तो ये देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस कम्युनिटी के हैं, जिस रिलीजन के हैं, वो आपस में मिलजुल कर रह सके. कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना कर सके या फिर कोई भी कम्युनिटी किसी इंसान को डोमिनेट ना कर सके. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट तो यही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ ऐसे बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे देश में जो सब लोग हैं वो मिलजुल कर रह सके, अलग अलग कम्युनिटीज़ के या अलग अलग रिलीजन्स के, और एक कोऑर्डिनेशन बना रहे लोगों के बीच में. टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू डिसाइड इन सोसाइटी. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दूसरा काम यही है कि ये स्पेसिफाई करना कि जो हमारी कंट्री में हमारे लीडर्स रह रहे हैं, जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, उन रूल्स को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है. बट ये पावर देगा कौन कि कौन हमारे देश में रूल्स बनाएगा, कौन पार्लियामेंट में बैठेगा, कौन हमारे रूल्स को पास कराएगा. तो ये पावर भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही दी जाती है कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और किस तरह से जो लोग हैं यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे लिए कानून बनाएंगे ताकि सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो सके. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. यानी कि ये भी डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये स्पेसिफाई करता है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी. देखो फॉर एग्जांपल तुम सब जानते हो कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी कि हम लोग वोट देने जाते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा पॉलिटिशियन बनेगा. बट कई ऐसे देश हैं लाइक नेपाल, वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था पहले, तो वहाँ पे जितने भी डिसीजन थे वो सारे डिसीजन राजा के द्वारा लिए जाते थे. तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये मेंशन किया है कि भाई हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक सरकार होगी और सभी को डेमोक्रेसी का पालन करना होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिसाइड करता है कि कौन जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह से बनेगी, मोनार्कियल होगी, डेमोक्रेटिक होगी या कैसी गवर्नमेंट होगी. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका पालन किया जा सके. तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स के अलावा अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि टू सेट अ लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. जस्ट एक एग्जांपल मानो कि कोई एक सरकार है जो तुम्हें तुम्हारे रिलीजन को फॉलो करने से रोक रही है और अपना रिलीजन तुम पे इम्पोज कर रही है. तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये वाली बात तो गलत है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बताया गया है कि सरकार सभी रिलीजन को बराबर मानेगी और किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी. तो तुम्हें इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है लोगों के लिए, उसके लिए उनकी पावर को लिमिट किया गया है. सो इसीलिए इन जो हमारे जो गवर्नमेंट है इनकी पावर को लिमिट करने के लिए ही हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे. बट यहाँ पे हम कुछ अपनी बेसिक लिबर्टीज़ के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हमारी बेसिक लिबर्टीज़ है क्या. सो फर्स्ट देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमें बोलने की आज़ादी दी गई है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर हमें लगता है कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम जुडिशरी में जाके हम अपने राइट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना एसोसिएशन बना सकते हैं. फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये फ्रीडम दी गई है कि हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता. सो ये हमारी कुछ लिबर्टीज़ है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं. बट एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि जो है हमारे राइट्स है ना, देखो
दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अभी तुम देख सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड-19। अभी तुम सबको तुम्हारे घर से निकलने पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो ये इसलिए किया गया है कि तुम अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, नहीं। सो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे ये बेसिक लिबर्टीज़ है, इसे सरकार के द्वारा लिमिट किया जा सकता है। सो यही कोविड-19 के टाइम पे भी चल रहा है। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स एंड एम्पावर्स द गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बना देता है कि ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले सके लोगों की भलाई के लिए। लाइक जो इनइक्वालिटी अगर किसी भी सोसाइटी में है तो इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सके। गरीबी जो हाँ आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यू नो ना, तो गरीबी को ख़त्म करना भाई गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लोगों को एजुकेट कर सके, ताकि लोग जो ये पॉवर्टी की साइकिल है सिर्फ इस पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकल सके। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी वैसे बहुत से स्टेट्स हैं या बहुत सी जगह है जहाँ पे अभी भी लोगों के साथ कास्ट के नाम पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि भाई जो गवर्नमेंट हमने तुम्हें बना दिया है, अब तुम्हें ये सारी इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। तो ये कुछ पॉजिटिव मेजर्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लो। द गवर्नमेंट कुड टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स एंड लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल रिस्पेक्ट लाइक एजुकेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर मेजर्स ले सके, ताकि लोगों को जो है एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिल सके, उनको एजुकेशन मिल सके, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सके, उनको समाज में उनकी रिस्पेक्ट मिल सके। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिससे सभी लोगों के साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाए और किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। so, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जैसे कि तुमने देखा यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के जो है रूल्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ताकि हम सोसाइटी में रह सके। ये स्पेसिफाई किया गया है कि हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, हमारे पास गवर्नमेंट ऐसे कौन से रूल्स और रेगुलेशन नहीं इम्पोज कर सकती लोगों पे जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हो। हमें यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन और बिजनेस की हमें फ्रीडम मिली हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। सो यहाँ पे अब तक हमने बात करी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें कौन कौन सी राइट्स देता है, कौन कौन सी पावर देता है, तो इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमने इतनी सारी स्पेशलिटीज़ पढ़ी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन? इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, चलो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वो इन्फ्लुएंस्ड लीडर्स है लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कई इन्फ्लुएंस्ड लीडर्स का एक ग्रुप बना हुआ था जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 में। ठीक है, 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ और ये बना नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड ओवर अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हम सब ने पढ़ा है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में जो हमारे लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, इन सब ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इन्हीं कुछ लीडर्स थे जिनका इंडियन सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। लाइक उस टाइम पे तुम देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तब टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1946, मतलब हमारी जो कंट्री थी वो आज़ाद भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन्होंने सोसाइटी में एक लोगों के साथ एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करी कि हम लोगों को ये अंग्रेज़ों का जो गुलाम है ना, इसे बनने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो सोसाइटी में लोग रह रहे थे उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करा, आंदोलन करवाया और जिसका एक बहुत बड़ा आउटकम ये निकला कि हमें आज़ादी मिल गई 1947 में। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा।
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमने पढ़ा, जो कि इन्फ्लुएंस्ड जो हमारे लीडर्स थे उनका एक तरह से उनका एक ग्रुप था। दे हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो हमारे लीडर्स थे उनको इलेक्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग करी थी 9 दिसंबर 1946 में। जब इनकी दोबारा मीटिंग हुई तब तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो इनकी सेकेंड मीटिंग कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो सेकेंड मीटिंग थी वो हुई थी 14 अगस्त 1947 में, जब इंडिया को आज़ादी मिलने के एक दिन पहले, लाइक पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन। मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो उस टाइम पे क्या था, 1935 की यहाँ पे एक बात कही गई है कि उस टाइम पे इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ टर्म्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन इसे हम आगे के चैप्टर्स के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि 1935 में कुछ प्रोविंशियल स्टेट असेंबलीज बनी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इलेक्ट करा था। तो यहाँ पे मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि स्टेट में लीडर्स रह रहे थे उनके द्वारा हमारे मेंबर्स को चुना गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सजेस्टेड बाय कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन क्या है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया है ये दिया गया था जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे उनकी एक कमेटी के द्वारा, जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की ज़रूरत है जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर सके। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना शुरू किया गया।